बजट और बाजार पर चर्चा करने के लिए अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं अब मार्केट में क्या करना है। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में शानदार मोमेंटम और कल के उस ट्रम्प ट्रेंटम के बाद शायद मार्केट वापस बजट पर फोकस करता हुआ, क्या आपका व्यू है? अब जो मिडिल क्लास को बूस्ट दिया गया है, कंजम्पशन को जो बूस्ट दिया गया है, क्या ये मार्केट को इस बेरिश पेस से बाहर निकाल पाएगा? हाँ, गुड मॉर्निंग अनुज। काफी हद तक हाँ। बहुत ही बैलेंस्ड तरह का बजट रहा, जहाँ कैपेक्स को उन्होंने इग्नोर नहीं किया और साथ ही साथ कंजम्पशन के लिए अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों के तरफ उन्होंने पुश दिया है। तो काफी हद तक पॉजिटिव रहा है। वो समझ पाए कि कंजम्पशन की कमी है, डिमांड की कमी है। तो मिडिल क्लास को बोनांजा देते हुए ये बजट काफी हद तक बैलेंस था। काबिल तारीफ इसलिए भी है क्योंकि कंजम्पशन का ध्यान रखना, साथ में कैपेक्स का ध्यान रखना और फिस्कल प्रूडेंस भी दिखाना जहां डेफिसिट्स बढ़े नहीं, इस हिसाब से काफी अच्छा बजट था। एंड यस, आपने जैसे कहा कि कल शायद यूएस के टैरिफ एक्शन की वजह से थोड़े रिएक्शंस थे, बट ओवरऑल काफी पॉजिटिव बजट है और शायद स्लोडाउन को आंसर करते हुए ये बजट काफी लाभदायक साबित हो। तो अब आपने बजट के बाद कुछ डिसाइड किया है कि पोर्टफोलियो को लेकर टिंकरिंग की जाए? एक जो कंसेंसस व्यू बन के आया था या नियर कंसेंसस कि कंजम्पशन को ओवरलोड किया जाए, ओवरवेट किया जाए और कैपेक्स को कम किया जाए? अगर ध्यान से नंबर्स को देखें अनुज, की नंबर्स को क्यों ऐसा कहा जाता है, अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, FY 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक 4 साल कैपेक्स की ग्रोथ लगभग 7.5% पर एनम थी। लेकिन FY 20 से 24 ये ग्रोथ 30% हो गई थी। तो इतनी फास्ट ग्रोथ जब थी कैपेक्स में, उसके वजह से लग रहा था सब कुछ कि सिर्फ कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ आ रही है। लेकिन पिछले 2 सालों में FY 24 से FY 26 की फिगर देखें तो कैपेक्स की ग्रोथ 8.5% है। अब देखा जाए तो हायर बेस पे 8.5% कम नहीं होता। कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो 4.3% काफी सालों का हाई है। तो ऐसा नहीं है फोकस हट गया है, लेकिन इतने लंबे पीरियड, 4 साल के लंबे ग्रोथ के बाद में, काफी ऑर्डर बुक्स बढ़ने के बाद में इस वक्त जरूरी था कि एटलीस्ट 1 या 2 साल थोड़े कंजम्पशन पे भी ध्यान दिया जाए, डिमांड पे भी ध्यान दिया जाए। वो गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने काफी हद तक अपने जितने भी इंटरव्यूज थे, जितने भी उन्होंने कहा है, कैपेक्स से ध्यान नहीं हटा है। बट ये 2 साल ग्रोथ पिछले 4 सालों के मुकाबले थोड़ी कम दिख रही है। ओके अच्छा आलोक जी, अब आते हैं एक दो ऐसी बास्केट्स पे जो कि अब मूव जनरेट कर रही हैं और जहां पे स्ट्रेंथ विजिबल है और उनके पास एक ट्रिगर भी है। देखिए, अभी हम बैंकों की चर्चा कर सकते थे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आईटी एज ऑफ नाउ। आईटी के नंबर्स को आपने देखा, कुछ अगर एक आधे इंसिडेंट्स थे जैसे फॉर इंस्टेंस HCL टेक्नोलॉजीज, अदर देन दैट ऑल वाज वेल। आपकी राय इस वक्त क्या है आईटी को लेकर? क्योंकि आईटी इस वक्त एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख रहा है बीते 1 महीने के प्राइस डैमेज के बाद, और ये वो स्पेस है जिसने पूरे CY 24 के सेकेंड हाफ में लीडरशिप अपने पास रखी पोस्ट इलेक्शन। आईटी कैसा प्लेस लग रहा है आपको? अगर मैं आईटी को ध्यान से देखूं, अगेन इसको 2-3 तरीके हैं देखने के। एक तो जो लार्जर कैप आईटी है, उनमें तो ग्रोथ पिछले साल भी खास नहीं थी। अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं, कोई खास ग्रोथ नहीं है। खास ग्रोथ मैं उनको बोलूंगा जो कम से कम, अगर देश की नॉमिनल जीडीपी 11-12% मिनिमम बढ़ रही हो, तो कम से कम उसके ऊपर के ग्रोथ नंबर्स आए, जो कि जो फ्रंट लाइन मेन आईटी कंपनी है उसमें कम दिख रही है। लेकिन कुछ मिड कैप ओरिएंटेड आईटी कंपनीज हैं जो उस नंबर्स पे अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं और वो अच्छा कर भी रहे हैं, और वो कुछ हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये समझना जरूरी है कि पिछले साल के इलेक्शन के बाद जहां क्वेश्चन मार्क आ रहे थे कि फोकस कंजम्पशन की तरफ है या कैपेक्स की तरफ है, ऐसे में डिफेंसिव सेक्टर के रूप में भी आईटी उभर के आया। एट द सेम टाइम जब डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, हम देख रहे हैं ऑलरेडी रुपी ऑल टाइम लो पे जा चुकी है, तो ऐसे में भी आईटी सेक्टर को फायदा होता है। लेकिन प्योर ग्रोथ के लिहाज से और उसके साथ वैल्यूएशन को कंबाइन करते हुए देखें, तो ओनली जो मिड कैप आईटी सेक्टर है जहां पे ग्रोथ अच्छी नजर आती है, वो सेगमेंट पे हम पॉजिटिव हैं। बट फ्रंट लाइन ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर पे उतने पॉजिटिव नहीं है। अच्छा आलोक जी, ये टैरिफ वॉर, अब कल के बाद शायद लग रहा है, अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि वो थोड़ी धीमी पड़ जाएगी।
थोड़े ट्रंप जी के भी जो स्वर है ना, अब वो थोड़े शायद इस रोल बैक के बाद 30 दिन ही सही लेकिन थोड़े से धीमे तो पड़ ही जाएंगे। और दूसरी बात है, दूसरी कंट्रीज भी जिस तरीके से रिटेलिएट कर रही हैं वो भी एक अलग फैक्टर था। अभी बीच में एक उन्होंने फार्मा को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद हमारा फार्मा भी काफ़ी दबाव में आ गया था। आप हमारे फार्मा स्पेस पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? क्या ये जो डिप आया है इसको लेना चाहिए, बाय करना चाहिए? फार्मा में वेरियस सेगमेंट्स हैं। जो सेगमेंट प्योर जेनेरिक सेगमेंट होते हैं जिनको सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट करनी है, जेनेरिक्स को, जो ब्रांडेड मेडिसिन वहाँ पे ऑफ पेटेंट हो जाते हैं, उनमें हमारा उतना व्यू पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा साइड है हेल्थ केयर में है, भले वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सेगमेंट्स हो जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सीडीएमओ स्पेस में है, क्योंकि ऐसे सेगमेंट्स में ग्रोथ भी है और कुछ हद तक दूसरे कंट्रीज से प्रोडक्शन यहाँ शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो उन सेगमेंट्स में हम पॉजिटिव हैं हेल्थ केयर। बाकी जो है, जैसे मैंने कहा, जनरल सेगमेंट उतने पॉजिटिव नहीं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल शानदार मूव्स इस समय काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ रहे हैं। आलोक जी, एक पॉकेट जिसने काफ़ी पेन देखी थी वो थी एमएफआई स्पेस और उससे रिलेटेड बैंक्स। क्या यहाँ पर अब थोड़ा सा एक अग्रेसिव व्यू लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, या अभी इनको अवॉइड करेंगे आप? एमएफआई पे इन जनरल मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाता। उनकी पॉजिटिव साइड डेफिनेटली ये है कि कंपेयर टू जो उनको क्रेडिट नहीं मिल पाती, उसके मुकाबले हायर मार्जिन जो भी बैंक्स और लेंडर्स चार्ज करते हैं वो पॉजिटिव है। बट एवरी फ्यू इयर्स हमने हिस्ट्री में देखा है दैट एवरी फ्यू इयर्स इस सेगमेंट में बहुत जोर से क्रेडिट कॉस्ट स्पाइक कर जाती है, रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बहुत मिसिंग होती है सेगमेंट में। उससे बहुत बेटर मुझे लगती है कि जो प्राइवेट लेंडिंग होती है इन टर्म्स ऑफ रिटेल साइड, वो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ। एंड अगर लेंडिंग स्पेस में पोजीशन अगर मुझे लेनी हो तो जाहिर है फॉलिंग रेट्स के समय में एनबीएफसीज थोड़े बेटर होते हैं दैन बैंक्स, क्योंकि फॉलिंग रेट उनको ज़्यादा फायदा करता है। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट सीवी फाइनेंसिंग? काफ़ी शानदार मूव्स देखे हमने श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम में, और आज भी मैं सुबह एक कमेंट सुन रहा था इंडसइंड बैंक की, वो कह रहे थे कि सीवी फाइनेंसिंग के लिए अगला क्वार्टर शायद वन ऑफ द बेस्ट एवर होगा। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? हाँ, सीवी फाइनेंसिंग में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। एंड उस सेगमेंट्स में नंबर्स जैसे आपने कहा, श्रीराम फाइनेंस हो चाहे चोला हो, अदर्स के नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड वो सेगमेंट एक बेस से निकल के आ रहा है, कुछ खराब समय का कंसोलिडेशन के बाद निकल कर आ रहा है, तो ग्रोथ की स्कोप काफी ज्यादा है उसमें, एंड उस सेगमेंट में भी हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं। अच्छा, ये हो गई बात, एक एक करके सारे सेक्टर्स हमने पकड़ ही लिए। यहाँ पर फार्मा का भी बात जिक्र हो गया, आईटी का भी जिक्र हो गया, बट अभी आलोक जी बहुत सारी नई थीम्स हैं, स्पेशली क्यूएसआर सेगमेंट में। अब उसमें मैं जोमेटो को भी इंक्लूड कर लूँ, वी हैव प्लेयर्स लाइक स्विगी एज वेल, एंड स्पेशली आफ्टर दिस आई थिंक सब्सटेंशियल टैक्स कट। ये 2-3 थीम्स पे अभी और काबिज होना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब काफ़ी बड़ा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है यहाँ पर इस कैटेगरी में भी, पर इन 2-3 स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, एंड स्पेशली ऑन द क्यूएसआर सेगमेंट? क्यूएसआर सेगमेंट और स्पेशली प्लेटफॉर्म बेस्ड जो कंपनीज हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करने लगी है कंट्री में भी। पहले क्या होता था, एफएमसीजी कंपनीज जो ब्रांड होल्डर्स थे, उनके पास ही ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती थी कंपेयर टू जो होलसेलर्स और रिटेलर्स होते थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इनके प्लेटफॉर्म की वजह से इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इनके पास बार्गेनिंग पावर आ रही है, तो वो उसके वजह से अर्निंग्स ग्रोथ भी इनके पास ज्यादा है, एंड कुछ हद तक ज्यादा विजिबिलिटी होने की वजह से इनके पास वैल्यूएशन स्ट्रेंथ भी रहेगी। तो दैट्स वाई हम इस सेगमेंट पे काफी पॉजिटिव हैं। जैसे आपने कहा कि बिकॉज इस बार जो टैक्स के प्रपोजल्स आए जहाँ पे 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री ऑलमोस्ट कर दिया गया है, उसके वजह से भी बहुत सारे लोग के पास डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है डिस्क्रिशनरी साइड में कि 150 करोड़ के पॉपुलेशन में केवल 7.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बल्ज देखें इनकम टैक्स स्लैब्स में, तो ज्यादा बल्ज नजर आता है जहां पे टैक्स फ्री इनकम लगभग 5 लाख थी,
वहां पे सबसे बड़ा बल्ज नजर आता है कि जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स फाइल होते थे। मेरा मानना है दैट क्योंकि ये स्लैब ऑलमोस्ट 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है, काफी हद तक लोग इसके अंदर टैक्स नेट के अंदर आएंगे। और ये जो 7.5 करोड़ की फाइलिंग है, ये नंबर्स और बढ़ेंगे। जो 5% लोग फाइल कर रहे हैं, शायद ये 7-8% तक भी चला जाए। तो ज्यादा लोग टैक्स नेट में आना, ज्यादा लोग बैंकिंग लाइंस में आना, वो भी इन सब ऑनलाइन कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद है। और इसीलिए काफी हद तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के एवेन्यूज सिर्फ टैक्स सेविंग से नहीं, बल्कि काफी हद तक जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं और टैक्स नेट के अंदर आ जाएं, उससे भी काफी हद तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी। ओके आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू देने के लिए। ये बात हुई एल्केमी कैपिटल से। अब